में भी। With waning of globalization, post-Cold War world is becoming a site of sovereign nationalism. Elucidate. अच्छा चलो, एक स्टार्ट करते हैं। वेनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन का और पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड का क्या रिलेशनशिप है? बस ये चीज बताओ मेरे को। या फिर ग्लोबलाइजेशन का और पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड का क्या रिलेशन है? अगर ये नहीं पता होगा तो फिर मतलब फिर तो आप क्रक्स हिट ही नहीं कर पाओगे। वो वो जापानीज बंदा पता है तुम लोग को? यस एग्जैक्टली, पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन, बिल्कुल सही बात है। ग्लोबल क्राइसिस 2020 ये कहां से आया भाई? हिमांशु, ये किस चीज की बात कर रहे हो? सर वो मेंशन कर सकते हैं, वो राइस वाला इशू जो था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा किसी। पहले हम अमेरिका पे डिपेंडेंट थे, उन्होंने राइस देने से मना कर दिया था, फिर हम लोगों ने ये ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में सेल्फ रिलायंट बने, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उस टर्म का नाम याद नहीं आ रहा। निशान, कैसे रिलेवेंस कैसे है ये? मींस ये शो करता है कि सोवरेन नेशनलिज्म बढ़ रहा है। अब मत फिर वो वाला एक WTO वाला इशू रेज कर देंगे कि इंडिया को फूड सिक्योरिटी फुलफिल करने के लिए WTO के उस पर ऑब्लाइजेशन नहीं हो रहा है। चलो मैं थोड़ा सा मेरी अंडरस्टैंडिंग बताता हूं क्या है। देयर इज दिस बुक बाय फ्रांसिस फुकुयामा, आई थिंक सही नाम कह रहा हूं तो मैं। इट इज टाइटल्ड एट द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड समथिंग, एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, एग्जैक्टली। तो एंड ऑफ हिस्ट्री एंड लास्ट मैन में ही एस्टैब्लिशेस दैट कि अब कोल्ड वॉर खत्म हो चुका है, तो फिर अब यहाँ पे हिस्ट्री खत्म हो गई है। क्योंकि होप्स या फिर जो भी बिलीवर्स ऑफ डायलेक्टिक्स टॉक अबाउट द फैक्ट दैट कि हिस्ट्री इज अ फाइट बिटवीन टू थिंग्स। आई थिंक ये ऐसे भी पूछ चुका है यूपीएससी। तो अनलेस एंड अनटिल की मतलब दो कंटेक्चुअल चीजें नहीं है जो एक दूसरे को अपोज कर रही है, डायलेक्टिक्स नहीं है, तब तक हिस्ट्री प्रोग्रेस ही नहीं करेगी। तो वो ये कहता है कि विद द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, फॉल ऑफ यूएसएसआर, दैट हिस्ट्री हैज स्टॉप्ड एंड व्हाट इमर्जेस इज द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। क्यों? उसका आंसर तुमको लिबरलिज्म से मिलेगा एंड डेमोक्रेटिक थियरी से मिलेगा। व्हाट दे ऑल बिलीव दैट कि ट्रेड करोगे, एक दूसरे के साथ में एग्रीमेंट साइन करोगे, एक दूसरे के साथ में कॉपरेशंस करोगे, तो those countries cannot go in war with each other. There will always be peace between them. There is, I think, a famous quote also which says that no two countries having McDonald's would go at war with each other. मतलब 1990s का है ये, like the post cold war era का उनका मतलब ही यही था कि ग्लोबलाइजेशन और ट्रेड वाले जो वैल्यूज है ना, वो वैल्यूज अगर इनग्रेन्ड है, एम्बेडेड है, तो ऑटोमेटिकली देयर वोंट बी एनी नेसेसिटी टू लुक इनवर्ड। क्योंकि अब इनवर्ड देखने की जरूरत नहीं है, तो फिर देयर वुडंट बी एनी सेंस ऑफ नेशनलिज्म। क्या जरूरत है? कोल्ड वॉर था ही इसलिए क्योंकि नेशनलिज्म के बेसिस पे दो डिविजन्स थे। आई थिंक कुछ और थोड़ा सा बताऊं क्या? मतलब और एक बार वापस से बताऊं क्या? बताओ बताओ, एक बार दोबारा बताओ। बढ़िया, ये बहुत बढ़िया। दिस क्वेश्चन समराइजेस द न्यू इमर्जिंग ऑर्डर, मतलब एक तरह से वो बात है। एग्जैक्टली। दी पोस्ट कोल्ड वॉर एरा, Cold War ending actually established the hegemony of the USA, which seemed to be the harbinger of globalization. क्योंकि उसको ऐसे लगता था कि लिबरलाइज्ड ऑर्डर एस्टेब्लिश करेंगे, डॉलर का असेंड करना, या फिर WTO का लाना, या फिर IMF
को एस्टैब्लिश करना, ये सारी चीजें क्या करती थी? फैसिलिटेट ही तो करती थी ट्रेड को, फैसिलिटेट ही तो करती थी ग्लोबलाइजेशन को। उसका एक पर्सपेक्टिव था कि इफ, अगेन कंस्ट्रक्टिविज्म को मैं रेफर करूंगा, कंस्ट्रक्टिविज्म सेज दैट the power struggle, the hegemony actually depends upon the norms, the values and the rules. तो उसका ये था कि डेमोक्रेटिक ऑर्डर्स है, ट्रेड फ्री मार्केट की वैल्यूज है, उसको मैं जितना प्रमोट करूंगा, ग्लोबलाइजेशन लिबरलिज्म को जितना प्रमोट करूंगा, ऐसा यूएसए को लगता था, यूएसए को ऐसा माना जाता था, उतनी उसकी हेजेमनी बरकरार रहेगी, क्योंकि उसने जो सर्विस प्रोविजन वाले इंस्ट्रूमेंट्स बनाए थे, इंस्टीट्यूशंस बनाए थे, वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स और सारे इंस्टीट्यूशंस वेर देयर टू मेंटेन हिज और हर हेजेमनी। पर अब बात क्या हो गई, उस केस में द नेशनल बाउंड्रीज हैव बिकम थिनर, कितना भी वीजा ले आओ, मतलब देयर वर वेरी लिबरल वीजा नॉर्म्स, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट भी बहुत आसान था, इनवर्ड की जगह आउटवर्ड लुकिंग फॉरेन पॉलिसीज हुआ करती थी। आई होप लाइक यू गॉट द इंटाइजेस्ट। बट अभी सडनली कब से सडनली बताओ कब से, मतलब व्हाट वाज द लाइक फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ यू सीइंग कि भाई सोवरेन नेशनलिज्म का राइज है? अभी बताओ, अभी किसने मांगा कहा था? से भी पहले, कोविड से भी पहले ट्रम्प का मेरा वो क्वेश्चन आया था, वो वाला है क्या जो क्वेश्चन आया था चाइना ने जब करेंसी मैनिपुलेशन किया था? एग्जैक्टली, को ब्रेक्सिट वाला भी सही बोल रहा है, ये भी सही है, ब्रेक्सिट भी है, राइज ऑफ ट्रम्प। इवन जब ट्रम्प राइज हो रहा था तभी फ्रांस में कौन, लापेन राइज कर रही थी, इटली में भी कौन राइज कर रहा था, जर्मनी में कौन राइज कर रहा था, जर्मनी में अभी कौन है बताओ? अक्रॉस द यूरोप राइट विंग पार्टीज अभी डोमिनेट कर रही है। एट द सेम टाइम वहां पे राइज ऑफ नेशनलिज्म अलग है। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन चाइना कैसे है, इंडिया में कैसे है राइज ऑफ नेशनलिज्म बताओ? हम सबको पता है इंडिया में राइज ऑफ नेशनलिज्म कैसा है, चाइना में कैसा है? चाइना's assertion, yes exactly, आत्मनिर्भर भारत, China's assertion on 9-dash line, China's assertion, reassertion on five finger theory, palm and five finger theory, rise of Xi Jinping, मसल पावर, सब कुछ जो है वो नेशनलिज्म है। तो नेशनलिज्म नॉट ओनली इन आपको सोवेरेन नेशनलिज्म जियोपॉलिटिकल या फिर क्या बोलते हैं स्टेट एज ए कंट्री में दिख रहा है, इकोनॉमिक स्फीयर में भी दिख रहा है। जैसे हर कोई बोल रहा है कि प्रोटेक्शनिज्म है, टैरिफ्स है, सोवेरेन नेशनलिज्म में तो है वो जियोपॉलिटिकल है। अभी जैसे मैंने कितने सारे एग्जांपल्स बताए, टेरिटोरियल है, टेरिटोरियल में क्या है? अभी देखो वीजा नॉर्म्स कितने स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंजेंट करे हैं, सिमिलरली रिफ्यूजीज को क्लोज डोर करे। बिफोर 2016 2012 जो यूरोप की ओपनिंग फॉर रिफ्यूजीज थी और अब की पॉलिसीज देखो, फर्क है ना। सिमिलरली लोकल बॉडीज है, डब्ल्यूटीओ एक टाइम पे इतना वो था, अभी डिस्प्यूट रिड्रेसल के लिए मैकेनिज्म ही नहीं बचा। डिसफंक्शनल ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस है, यूएन में कोई सेंस ही नहीं बन रहा अभी। एंड ये सबके बाद में डोमेस्टिक पॉलिसीज, हर कोई अमेरिका फर्स्ट, यूरोप फर्स्ट है, ब्रेक्सिट है, चाइना का देखो, इंडिया का देखो। Even digitally we are this na data localization, data sovereignty. Even like we banning Chinese apps, we banning Huawei, USA banning Huawei, सब कुछ राइज ऑफ सोवेरेन नेशनलिज्म ही तो है।